हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस विज्ञान चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी यहाँ पे एग्जाम देंगे इसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 5 अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। नेक्स्ट, सन 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, सेल कहा। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। सजीव किससे बने होते हैं? कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन सजीवों को क्या कहते हैं? अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं फंजाई, कवक, पादप और जंतु। ये कैसे? ये बहुकोशिकी है। नेक्स्ट, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो है वो एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसे भी जाने। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे उन्नत उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जेई परकिंजन ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म नाम दिया। क्या उसको साइटोप्लाज्म नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन तथा टी स्वान 1838, स्लाइडन, टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु किससे? कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। बिरचाउ ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। नेक्स्ट, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। अमीबा कैसा? एक कोशिकीय जीव।
कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा अमाशय भोजन का पाचन आदि। इस प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जिससे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, नए पदार्थ का बनना और जो अवशिष्ट है उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट, एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। एक कोशिका के अंग मिलकर यानी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कैसे? कोशिका की सबसे बाहरी परत है प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक सेलेक्टिव पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऑक्सीजन O2 कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोश की अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है। क्या जब CO2 कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंदर आता है, क्या होता है? जैसे ही कोशिका अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंदर आता है तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो, जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से उच्च से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। नेक्स्ट, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन में अल्प परासरण दाबी, इस टाइप के विलयन को क्या कहते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। नेक्स्ट, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, जब ठीक बराबर हो, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासी विलयन कहते हैं।
इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए ये हमारी कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका का अंदर का पार्ट है। अगर यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होगी और यहाँ पे कम है तो जल अंदर की ओर जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। अगर यहाँ पे जल की मात्रा कम है केंद्रक में और केंद्रक में जल की मात्रा अधिक है और बाहर कम है तो जल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अंदर से जल बाहर आएगा तो क्या होगा, ये कोशिका पतली हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ की सांद्रता अगर अंदर की सांद्रता और यहाँ की सांद्रता बराबर है तो क्या जल है, जल एक गति नहीं करेगा, तो बिल्कुल जैसी है वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट, एक कोश की आलवड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। एक कोश की आलवड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण क्या करता है, जल तथा गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विसरण। नेक्स्ट, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना में हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकी जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम एंडोसाइटिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति, ये किसमें पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति जो होती है ये प्लांट में पाई जाती है, यानी कि पादपों में पाई जाती है। ये जंतु में नहीं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। जंतुओं में क्या था, जंतुओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती। प्लांटों में प्लाज्मा झिल्ली के साथ में कोशिका भित्ति भी होती है। प्लांट कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पादपों के जो प्लांट होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जब किसी पादप में प्लांट में कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। मृत कोशिकाओं में नहीं होता, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। नेक्स्ट नोट, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरनिन तथा मेलेथिन ब्लू विलयन का भी उपयोग करते हैं। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरनिन तथा मेलेथिन ब्लू विलयन का भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का स्तर होता है। ये देखिए मान इस टाइप से होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है बीच में। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं।
केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। ये हमारा केंद्रक मान लीजिए, केंद्र इसमें छोटे छोटे हमारे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा यहाँ का जो जीव द्रव्य होता है, यहाँ पे जो भरा हुआ था, ये अंदर और यहाँ से बाहर फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षण आकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रोमोसोम क्या है? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं हैं। किसमें? डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास के परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्र की क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली बहुत कम स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ऐसे अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। जिसमें केंद्र झिल्ली स्पष्ट नहीं होती, ऐसे अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट, प्रोमान आदि अथवा पूर्व कैरियोट, कैरियोन केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट, और जिनमें झिल्ली होती है उन्हें कहते हैं यूकैरियोट। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। जो कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। प्लाज्मा झिल्ली देखिए, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम कोशिका का है। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य जो इनके अंदर फिल्म भरा होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, ऐसे इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत सी विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य। अगर आपसे पूछा जाए जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट, कोशिका अंगक जो होता है झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? अविकसित होते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ये विकसित कोशिका होती हैं। वायरस में भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। कोशिका अंगक बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कारकों को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अलग अलग रखने के लिए वे कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचना अंगक का उपयोग करती हैं। अंतरपदवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये सारे इसमें पार्ट पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका
अथवा गोल या आयताकार थैली यानी कि पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्पदवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी तथा आर ईयर एंड चिकनी अंतर्जालिका स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। खुरदरी में क्या होता है, इस पे राइबोसोम होते हैं और इसलिए चिकनी होती है, इसमें प्रोटीन वसा वगैरह होती है। दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। किस पे? RE पे। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। एक दो बार में इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे केंद्रक हो गया, ये वाला ये केंद्रक, ये इसके बाहर केंद्र का झिल्ली, चिकनी अंतर्बदी जालिका, गाल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली लास्ट वाली, ये प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम ये यहाँ पार्ट है, राइबोसोम ये खुरदरे पार्ट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियन यहाँ पे, खुरदरी अंतर्बदी जालिका, कोशिका द्रव, यहाँ पे जो द्रव भरा होता है इसे इसमें कोशिका द्रव कहते हैं, जंतु कोशिका। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, कोशिका द्रव को इधर से उधर पहुंचाता है। ER का एक कार्य क्या है, कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों अथवा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ER कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाल्जी उपकरण गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप में सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण के में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम को किसके द्वारा बनाया जाता है, गाल्जी उपकरण के द्वारा। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम किसमें होते हैं, लाइसोसोम में। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
कैमिलो गाल्जी का अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैमिलो गाल्जी के बारे में। कैमिलो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 ईस्वी को ब्रेसिका के समीप कोर्टेनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। किस पे? किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने अकेली तंत्र कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तन घोल का उपयोग किया था। यह विशेषता कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाध्यता पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहते हैं। पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। कैसी? डबल मेम्ब्रेन है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये बल एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। क्या है? एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिड लवक। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड, इसमें कोई कलर ना हो। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। रसधानियां ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं और पादप में बड़ी होती। प्लांट में कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोश के जीवों में जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कोश के जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। कोशिका विभाजन नेक्स्ट टॉपिक हमारा। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी कि कोशिका का विभाजन हो गया। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। मातृ कोशिका गुणसूत्र दो में डिवाइड हो गई।
संतति इसकी संतान है। समसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका जो मदर सेल होती है, जो डॉटर सेल, ये दो पार्टों में डिवाइड होती है और इसमें इसके जो गुणसूत्र होते हैं इसमें इनके गुणसूत्र की संख्या के समान होते हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह अलग प्रकार का विभाजन है, इसे अर्धसूत्रण कहते हैं। इसमें दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनाती हैं। अर्धसूत्री में कितनी? 4, समसूत्री में 2। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री कहते हैं। इसमें गुण जो बनते हैं हमारे बाद में, देखिए यहाँ पे ये हमारी मदर सेल है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब फिर अलग अलग ये दोनों 2-2 में बट गई, तो यहाँ पे 4। इसके जो गुणसूत्र होते हैं, इनके गुणसूत्र बाद में इनके आधे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। पादप बहुकोशिकीय है, जंतु बहुकोशिकीय, अमीबा बहुकोशिकीय नहीं होता है। क्वेश्चन के जरिए आप आराम से इसको समझ लेंगे। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका बनी होती है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है, ये जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्लांटों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पादप कोशिकाएं कौन सी क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं? परागण के द्वारा जो है वो जल ग्रहण करती हैं। केंद्र के अंदर कौन सी पदार्थ उपस्थित रहती है? केंद्र के अंदर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। केंद्र के अंदर प्रोटीन उपस्थित रहती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम भैया प्रोटीन का बनाता है। क्रोमोसोम किसका? प्रोटीन का बना होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? संचय करना। क्या है कार्य? संचय करना। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है? सर्प, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया, आर्किया। सर्प क्या है? ये सर्प प्रोकैरियोटिक नहीं है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी को हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। निम्न में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? राइबोसोम द्वारा किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, सभी क्या है? ये एक कोशिकीय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। लाइसोसोम किससे उत्पन्न होते हैं? लाइसोसोम अंतःद्रव्यी जालिका से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? उसे अंतःकोशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंतःकोशिकता कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किससे? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट के घोल के अध्ययन का उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल के अध्ययन का उपयोग होता है कहाँ पे? गाल्जी उपकरण के लिए। किसके लिए? गाल्जी उपकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से राइबोसोम के केंद्र है। राइबोसोम के केंद्र कौन से? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन है? राइबोसोम के केंद्र है प्रोटीन सिंथेसिस के केंद्र है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए
इससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास को आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको टॉपिक सही से अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 6 और हमारा टॉपिक होगा टिश्यूज यानी कि ऊतक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।